नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रश्न संख्या 17 से। जैसा कि आपको पता है कि 5.3 की जो एक्सरसाइज है वो रनिंग में है, हम उसी की ही बात करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 17 है वो आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि कई विद्यार्थी तो इस प्रश्न को देख करके ही घबरा जाएंगे कि यार इतना बड़ा प्रश्न है, क्या कहना चाहता है, छोड़ो इसको, अपने बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है, ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। इसलिए सकारात्मक दृष्टि या रवैया बनाए रखें और आप उसको समझने की कोशिश करो। समझाता मैं हूँ, आपको ज़रूर आएगा। देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने का सोचा। बड़ी सिंपल बात है, इस लाइन से क्या फ़र्क पड़ेगा। कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थी है, उन्होंने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के बाहर और अंदर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। तो यहाँ तो कोई संख्या दे ही नहीं रखी है ना, तो अपना प्रश्न इससे कोई प्रभावित नहीं होगा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। देखो, यह क्या डिसीजन लिया। अनुभाग का मतलब होता है, इंग्लिश में अपन बोलते हैं सेक्शन। जैसे आप सुनते ही होंगे कि मान लीजिए क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं और यदि विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है तो हमें उनके ज़्यादा सेक्शन बनाने पड़ते हैं। हो सकता है कि हमने 2 सेक्शन बना दिए हो या 3 सेक्शन बना दिए, तो सेक्शन तो कितने भी हो सकते हैं। तो वो जो सेक्शन हम बोलते हैं वही क्या है, अनुभाग है। तो अनुभाग से चिंता मत करो। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। इसकी भी चिंता मत करो, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। आगे देखो, उदाहरण के लिए कक्षा फर्स्ट है, कौन सी क्लास है, पहली क्लास। तो उसका जो भी सेक्शन होगा, एक सेक्शन, उसका एक सेक्शन है वो एक पेड़ लगाएगा। एक पेड़ क्यों लगा रहा है, क्योंकि उसकी क्लास क्या है, फर्स्ट है। यदि फर्स्ट क्लास है तो वो एक पेड़ लगाएगा, एक सेक्शन। और यदि सेकंड क्लास है तो सेकंड क्लास का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। अनुभाग का मतलब सेक्शन, ठीक है। और तीसरी कक्षा है तो उसका प्रत्येक सेक्शन 3-3 पेड़ लगाएगा। और यदि चौथी कक्षा है तो उसका प्रत्येक सेक्शन, अब सेक्शन कितने हैं वो आगे पता चलेगा, अपने को ये नहीं पता पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में कितने सेक्शन है, ठीक है ना। तो ऐसा ही ये 12 कक्षाओं तक चलता रहेगा, ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। अब देखो, यहाँ पर काम की बात आ रही है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, ये काम की बात है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग का मतलब हो गया कि चाहे पहली क्लास है चाहे 12वीं क्लास है, प्रत्येक क्लास में 3-3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन। ये बात तो समझ में आ गई ना। अब कह रहा है इस स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, कुल का मतलब अपने को योग करना पड़ेगा, लेकिन योग करने से पहले अपने को एक एपी बनानी है। कैसे बनेगी, देखो, कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग है, एक सेक्शन एक पेड़ लगाता है, लेकिन सेक्शन है कितने, 3। तो इस एक को 3 से गुणा करके लिखना है। भाई एक सेक्शन एक पेड़ लगाता है तो 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे, 3 पेड़ लगाएंगे। तो पहली कक्षा के लिए पेड़ होंगे 3, ठीक है। अब दूसरी कक्षा है वो कितने पेड़ लगा रहा है, 2, लेकिन उसके सेक्शन कितने हैं, 3। एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, दूसरी कक्षा का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 सेक्शन है तो 2 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 6 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही तीसरी कक्षा की बात करें तो एक सेक्शन 3 पेड़ लगा रहा है, तो 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे, 3 को 3 से गुणा कर दो, 9। अब देखो, एक बात समझ में आ गई होगी आपको, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, 3-3 बढ़ते जा रहा है, तो ये एपी बन गई, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे 12वीं क्लास की बात करें अपन, कक्षा 12 है, तो ये 12वीं क्लास है, तो ये प्रत्येक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा, लेकिन सेक्शन है कितने, 3, तो ये 36 पेड़ लगाएगा। कितने पेड़ लगाएगा, 36। अब देखो, ये एपी बन गई। तो हमें पता करना है कि यहाँ ए का मान कितना होगा, 3। डी का मान ऐसे निकलेगा, A2 - A1। A2 - A1 का मतलब क्या है, 6 - 3, 6 - 3, इसका उत्तर 3 हो गया।
और लास्ट में जो संख्या आती है वो an का मान होता है, या उसको l भी बोल सकते हैं। an और l एक ही बात है। ये 36। क्या कोई विद्यार्थी ये बता सकता है कि जैसे मैंने 3, 6, 9, 12 ऐसे अपन लिखते रहेंगे तो 36 तक पहुंचेंगे तो ये टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? बिल्कुल सिंपल बात है। ये पहली कक्षा के लिए है, ये दूसरी कक्षा के लिए, ये तीसरी कक्षा के लिए, ये कौन सी कक्षा के लिए? 12वीं कक्षा के लिए। तो कितनी कक्षाएं हो गई? 12 कक्षाएं हो गई ना। तो ये संख्याएं भी कितनी होंगी? 12 होंगी। इसका मतलब टोटल पदों की संख्या हो गई 12। तो ये हो गया आपका n का मान। पदों की संख्या को अपन n बोलते हैं। प्रश्न में पूछा गया कुल पेड़ों की संख्या, इसका मतलब योग करना है, और योग के लिए हम लगाएंगे सूत्र कौन सा? SN वाला। तो ये हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है। अब देखो ये सूत्र भी लगा सकते हो, इससे भी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में a, n और d तीन चीज़ों का मान होना चाहिए। a का मान भी है, n का मान भी है, d का मान भी है। यदि ये नहीं लगाना चाहो तो छोटे वाले सूत्र से भी हो जाएगा। मैं इसको छोटे वाले सूत्र से करके बता देता हूँ आपको। यदि कोई विद्यार्थी बड़े वाले सूत्र से करे तो भी हो जाएगा, करके चेक कर सकता है। n की जगह कितना n का मान आ रहा है? 12, तो ये लिख दो 12। ये हो गया 12/2। a का मान कितना है? 3। और l क्या होता है? लास्ट पद। ये रहा लास्ट पद, यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो। तो ये है 36। आपको पता है कि 12 में 2 का भाग जाता है कितनी बार? 6 बार। तो ये हो गया 6 गुणा, यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये गुणा है, फिर 3 और ये जुड़ेगा तो ये हो गया 39। कितना हो गया? 39 हो गया। जब अपन इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 234। कितना हो जाएगा? 234। तो कुल योग 234 आ रहा है, इसका मतलब कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 234 होगी। तो अंत में लिख देंगे, आता है कुल पेड़ों की संख्या 234 होगी। कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 234। तो आपने देखा कि जैसे समझने के बाद बड़ा आसान काम हो गया। दोबारा समझा देता हूँ। पहली क्लास है इसलिए वो एक पेड़ लगाएगी, एक सेक्शन, लेकिन सेक्शन प्रत्येक कक्षा में कितने सेक्शन बताए? 3। अब पहली क्लास एक पेड़ लगा रही है लेकिन उसके सेक्शन 3 है, तो एक को 3 से गुणा करके लिखा, 3 आ गया। दूसरी क्लास है तो वो 2 पेड़ लगाएगी लेकिन उसके 3 सेक्शन है, तो तीनों सेक्शन 2-2 पेड़ लगाएंगे, तो 2 को 3 से गुणा कर लो, कितना हो गया? 6। ऐसे ही तीसरी क्लास 3 पेड़ लगाती है लेकिन उसके भी कितने सेक्शन है? 3, तो 3 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, 9। ये 36 क्यों लिखा? क्योंकि 12वीं कक्षा तक वो स्कूल है, तो 12वीं कक्षा की जो क्लास है वो 12 पेड़ लगाएगी लेकिन उसके सेक्शन है 3, तो एक सेक्शन 12 लगा रहा, तो बताओ 3 सेक्शन कितने लगाएंगे? 36 लगाएंगे ना। यहाँ बता दिया था प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, अनुभाग का मतलब सेक्शन। तो ये हो गया, इसमें ए पता चल गया, डी पता चल गया, ये लास्ट का पद होता है, और ये पहली क्लास के लिए, ये दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, ऐसे ऐसे करती है 12वीं क्लास के लिए। तो इसमें टोटल 12 कक्षाओं के लिए है ये। अब 12 कक्षा है तो टोटल पदों की संख्या 12 हो गई। पदों की संख्या को क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। तो n का मान 12 हो गया। अब तो योग ज्ञात करना है, चाहे बड़े वाले सूत्र से ज्ञात करो चाहे छोटे वाले सूत्र से ज्ञात करो। और इस प्रकार से ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये कंप्लीट होता है। और अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 18। केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर सर्पिल बनाया गया है, जैसा आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? देखो एक सिंपल बात बताऊंगा मैं आपको। भाषा जो बताई गई है उसको अपने को ज़्यादा गहनता से समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से समझना है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, जैसे ये ए को केंद्र माना, बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं, कभी केंद्र ए को लिया, कभी केंद्र बी को लिया, और कभी केंद्र ए कभी केंद्र बी को लेकर के ऐसे अर्धवृत्त बना करके सर्पिल बना दिए। सर्पिल कोई दिक्कत नहीं है। इनकी त्रिज्याएं आपको दे रखी है, आपको मेन
बात यह है कि आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपको त्रिज्याएं क्या क्या दे रखी है, समझ रहे हो। तो ये त्रिज्याएं दी गई है और यहाँ पर बन क्या रहा है, जब केंद्र ए को केंद्र मान करके सर्पिल बनाया तो ऐसे बना था वो, तो ये अर्धवृत्त बन गया। जब बी को केंद्र मान करके बनाया तो ऐसे बन गया, ये दूसरा अर्धवृत्त बन गया। ऐसे अर्धवृत्त बने हुए हैं, ये जैसा आकृति में दिखा है, आकृति में आपको समझा दूंगा। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। जैसे ये इस प्रकार के अर्धवृत्त हैं, वो इस डायग्राम में तो अपने को 4 ही बताए हैं, लेकिन ऐसे कितने क्रमागत अर्धवृत्त हैं, 13। समझ रहे हो बात। तो अपने को क्या समझना है, इसमें एक नाम आ रहा है सर्पिल। सर्पिल को इंग्लिश में बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं, लूप। इसलिए इसने देखो कहीं ना कहीं लिख रहा है L1 L2 L3 L4 लिख रखा होगा, L1 L2 L3 L4। तो L1 L2 L3 L4 क्या है, लूप है। लूप का मतलब सर्पिल है, समझ रहे हो। तो देखिए अब अपन L1 की बात करेंगे। L1 एक लूप है, सर्पिल है, जो कि एक अर्धवृत्त बना हुआ है। और लंबाई जब भी पूछी जाती है तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र लगेगा। क्या लगेगा, अर्धवृत्त की परिधि। यहां पर मैं लिख देता हूं, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ध्यान ये देना है, ये जो सर्पिल है, सर्पिल की बात हो रही है, इसमें ये शामिल नहीं है, केवल ये सर्पिल सर्पिल है। यहां लिख देता हूं सर्पिल। जब सर्पिल है, ये सर्पिल का मतलब केवल ये ऐसे, इसकी लंबाई है, तब अर्धवृत्त की परिधि पाई आर होती है। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाए, वैसे अर्धवृत्त की परिधि पता क्या होती है, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r होती है। लेकिन ये तब होती है जब अर्धवृत्त ऐसे बना हो, जिसमें इसकी भी लंबाई शामिल होती है और ये व्यास है, ये भी शामिल होता है। लेकिन इस डायग्राम में केवल ये जो राउंड में घूम रहा है यही शामिल है, ये बीच वाला ये जो भाग है ये शामिल नहीं है। इसलिए यहाँ अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र पाई आर प्लस 2r होता है, ये नहीं लगेगा, केवल पाई आर लगेगा। ठीक, केवल पाई आर। अब देखो, तो अपन एक तो L1 की लंबाई निकालेंगे, L1 की लंबाई, L1 का मतलब लूप फेस्ट, और सूत्र है पाई आर। ठीक, अब इसकी त्रिज्या देखो यहां, और पाई का मान इसने बता रखा है कि 22/7 काम में लेना है। 22/7 गुणा इसका मान है 0.5, तो 0.5 इसको यहां गुणा कर देना। किसी भी संख्या को 0.5 से गुणा करना हो तो आधा कर दिया करो, गुणा हो जाता है। 0.5 का मतलब आधा होता है। तो 22 को जब इससे गुणा करेंगे, आधा करेंगे, तो ये हो जाएगा 11/7। ये लंबाई आ गई। ऐसे ही L2 जो लूप है उसकी लंबाई निकालेंगे, तो सूत्र यही रहेगा, सूत्र नहीं बदलेगा, लेकिन त्रिज्या बदल जाएगी। तो अब त्रिज्या अपन कहाँ मिलेंगे, 1.0। तो देखो पाई का मान तो 22/7, आर की जगह 1.0 लिखेंगे। 1.0 का मतलब एक ही होता है, 1.0 का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो ये हो गया 22/7, एक को इससे गुणा कर दिया। ऐसे ही L3 की लंबाई निकालेंगे, L3 की लंबाई, तो सूत्र तो यही रहेगा, पाई की जगह 22/7, आर का मान बदल जाएगा। आर का मान अब की बार 1.5 आ रहा है, तो 22 को पहले 1.5 से गुणा कर लेना। 22 को 1.5 से गुणा करेंगे 33 आएगा। कितना आएगा, 33 बटे में 7 है, तो ये 7 हो गया। ऐसे ही L4 की लंबाई, L4 की लंबाई निकालेंगे, तो L4 की लंबाई निकालेंगे, सूत्र यही होगा, पाई का मान 22/7, आर का मान, ये L1 के लिए, ये L2 के लिए, L3 के लिए, L4 के लिए। तो L4 के लिए 2.0 आ रहा है, 2.0 का मतलब 2 लिख दो, तो 2 को 22 से गुणा कर दो, ये हो गया 44/7। तो ये जो हमने 4 सर्पिल की बात की है, L का मतलब लूप होता है, लूप का मतलब सर्पिल, पहली सर्पिल, दूसरी, तीसरी, चौथी,
इन चारों सर्पिल की लंबाई हमने ज्ञात कर ली, लेकिन ऐसी कितनी सर्पिल है देखो यहाँ बता रखा है 13 है कर्मागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल। तो कुल कितने सर्पिल हैं? 13। कितने हैं? 13। ये ध्यान रखना। और यदि इतनी बात आप समझ गए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आगे मैं आपको बाकी बातें समझा दूंगा। कुल लंबाई पूछिए, इसका मतलब योग ज्ञात करना, ध्यान रखना। यहां देखिए अब एक एपी बनेगी, अतः एपी कैसे बनेगी? L1 के लिए उत्तर आ रहा है 11/7, L2 के लिए आ रहा है 22/7, L3 के लिए आ रहा है 33/7, L4 के लिए आ रहा है 44/7। ऐसे उत्तर निकाले थे ना हमने, 11/7, 22/7, 33/7, 44/7। ये L1 के लिए, ये L2 के लिए, ये L3 के लिए, L4 के लिए। ऐसे ही 13 सर्पिल है। कितने सर्पिल बताए थे? प्रश्न में पढ़ा था हमने 13 सर्पिल। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो यदि 13 सर्पिल होंगे तो टोटल पद भी कितने होंगे? 13 पद। तो 13 पदों तक अपने को काम करना है। अब इसने पूछा है योग, तो हम क्या करेंगे? एक तो ए का मान निकालेंगे। तो ए का मतलब होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद तो ये हो गया। फिर डी का मान, डी का सूत्र होता है A2 - A1 होता है ना। A2 क्या होता है? प्रथम पद या दूसरा पद? दूसरा पद। ये है दूसरा पद 22/7। A1 होता है प्रथम पद, तो इसका एलसीएम ले लो। यहाँ दोनों जगह 7 है तो इसका एलसीएम 7 ही आएगा। और जब नीचे सभी जगह एक जैसा है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऊपर जो है वही लिख दो और उसको सरल कर दो, तो ये हो जाएगा 11/7। ये पहला सर्पिल, दूसरा, तीसरा, चौथे सर्पिल के लिए है। ऐसे टोटल पद है 13। तो ये 13 क्या है? पदों की संख्या। पदों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? n। n का मान 13 है। इसने पूछा है योगफल, तो हम यहाँ बड़े वाला सूत्र लगाएंगे क्योंकि हमारे पास में AND एंड है, और जब भी एंड होगा बड़े वाला सूत्र लगेगा। 2a + n - 1 × d। n का मान 13, ये हो गया 13/2। 2a, a का मान 11/7 प्लस n का मान 13 - 1। अब अपने इनको मिटा देते हैं क्योंकि इनको तो हमने यहाँ लिख ही लिया है, इनकी अपने को अब फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो d का मान हमारे पास में आया था 11/7। आगे देखो, ये 13/2, 13 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो इसको ऐसा कैसा लिख दो। ये 2 यहाँ 7 से कट नहीं रहा है तो 2 इस 11 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 22/7। 13 में से घटाएंगे तो 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12। और फिर 12 को इस 11 से गुणा करना पड़ेगा, गुणा कर लेना, वो आएगा 132। कितना आएगा? कैसे हुआ? 13 में से 1 घटा लिया, 12 बच गया, और 12 को इस 11 से गुणा कर देना, 132 आ जाएगा। बटे में 7 है तो हमने 7 ही लिख दिया। ये हो गया 13/2 गुणा, इनको जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका 7 ही आएगा। और तीनों जगह देखो बटे में एक जैसा ही है, तो ऊपर वाले को ऐसा कैसा लिख दो और सरल कर दो। 13/2 गुणा, ये लिख रहा हूँ मैं, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 154। 154/7। 7 का भाग यहाँ जाता है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 जा रहा है। 2 का भाग यहाँ जाता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमारे पास में 13 बच गया और 11 बच गया। 13 को जब अपन 11 से गुणा करेंगे तो 143 आएगा। कितना आएगा भी? 143। और अपने को जो प्रश्न में त्रिज्याएं दी गई थी वो सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो ये जो लंबाई आएगी वो सेंटीमीटर में ही आएगी। तो हम लिखेंगे अतः कुल लंबाई कितनी हो गई भाई? 143 सेंटीमीटर होगी या है। ये आपका हुआ सर्पिल। ऐसे करना होगा अपने को, ठीक है। तो ये प्रश्न संख्या 18 कंप्लीट होता है, और इस वीडियो में केवल हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बीच में लेकर के हाजिर होंगे प्रश्न संख्या 19 और 20, और उस वीडियो के कंप्लीट होने के साथ ही
आपकी पूरा चैप्टर है समांतर श्रेणी का वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप एक एक वीडियो को बारी बारी से देखते हुए अच्छे से स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो, और समांतर श्रेणी है उसका बहुत ही बखूबी से आप मुकाबला कर पाओगे।